वेलकम बैक गाइस टू आर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर सीए फाइनल दिसंबर 2021 डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के 30 मार्क्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से जो 70 मार्क्स का आया था मैं उसकी वीडियो आपके लिए सेपरेटली डालूंगा। एंड इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लॉ के आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी थे। आप सबको पता ही है डायरेक्ट टैक्स का लॉस, डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आया था। अब एवरेज पेपर था जिसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो आपका पोर्शन था डिस्क्रिप्टिव वाला वो अगेन कॉपी पेस्ट था मे 19 एग्जाम्स से। एंड जो आपका डायरेक्ट टेस्ट का जो आपका पेपर था वो आपका अगेन थोड़ा बहुत ट्रिकी था बट यस इट वाज मैनेजेबल। बट जो एमसीक्यूज पूछे इन्होंने एमसीक्यूज के अंदर इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने 16 एमसीक्यूज पूछे, कहने को सिर्फ 16 एमसीक्यूज थे बट जो 14 एमसीक्यूज थे उसके अंदर 14 एमसीक्यूज थे, दोज वर ऑफ 2 मार्क्स ईच। दो दो नंबर के एमसीक्यूज थे और हर एक एमसीक्यू आपका फुल पेज का था। मतलब फुल पेज मतलब 2 नंबर का एमसीक्यू और पूरे एक एक पेज के एक एक एमसीक्यू। मतलब ऐसा था कि भाई कहीं पे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, कहीं पे आपका क्वेश्चन 3-4 लाइन का है बट जो उसका आंसर है, जो चार ऑप्शंस हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा लेंथी थे। तो इट वाज वेरी लेंथी पेपर एंड अगेन ट्रिकी भी थे। अगेन हम डिस्कस करते हैं क्या इन्होंने पूछा, बट दिस वाज वेरी लेंथी पेपर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। सो मूविंग ऑन, हम देखते हैं अगेन सेम हमारी स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी। इस वाली वीडियो मतलब ये कि पूरे एमसीक्यूज की वीडियो के अंदर मेरा पर्पस आपको आंसर निकलवाना है ही नहीं। मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ से इंस्टीट्यूट ने हमारे क्वेश्चंस पूछे थे और कहाँ कहाँ से वो पूछ सकता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। जब भी आप पढ़ें आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ना ही रेदर देन क्रैमिंग दी आंसर्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या हमारा पहला एमसीक्यू था। सो फर्स्ट एमसीक्यू वाज बेस्ड ऑन अगेन डिडक्शन वाले, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से हमारा एमसीक्यू आया था। दिस वाज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 80D। इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने एक अगेन थोड़ा केस सिनेरियो टाइप से बनाने की कोशिश करी थी जिसमें 3-4 लाइन उन्होंने लिखी थी। और इन्होंने लिखा था कि भाई सपोज मिस्टर एक्स वाई जेड है और उनकी एक आध फादर मदर भी हैं, तो इन्होंने बता दो 80D के अंदर कितनी डिडक्शन ले सकते हैं। जिसके अंदर इन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बताया था और अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम अप टू 5,000 ले सकते हैं। एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे दे रखा था 25,000 का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे चेक हुआ था एक नंबर का। एक नंबर का ना 2 मार्क्स का था ये वाला भी। अगेन नेक्स्ट एमसीक्यू जो था आपका 44DA था। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट कवर हुआ, जो कि हम देख लेते हैं क्या है। टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी और अ नॉन रेजिडेंट कैसे होती है। फिर नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी हैज़ अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया or performs professional services in India through a fixed place of profession situated in India, and the right of property or contract in respect of which royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed place of profession, then no deduction shall be allowed in respect of any expenditure or allowance which is not wholly and exclusively incurred for the business of such permanent establishment or fixed place of profession in India। ठीक है, आगे देखते हैं। In respect of any amount if any paid by the permanent establishment to its head office or to any of its other office done। However, deductions shall be allowed in respect of reimbursement of actual expenses incurred by head office or other offices, provided that such expenses are incurred for the permanent establishment in India। सो सर ये हमारा एमसीक्यू था। अगेन 2 नंबर का एमसीक्यू था, पूरा एक पेज इन्होंने भर दिया था इस एमसीक्यू के लिए। मैं तो आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आया, इन्होंने जान ही ले ली थी हमारी एमसीक्यू पेपर के अंदर। तो 44DA के ऊपर एमसीक्यू था। इन्होंने बताया था भाई कंपनी है और वो क्या करती है, एचओ हेड ऑफिस है, वो अपनी ब्रांच सिचुएटेड इन इंडिया है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट था, और वो एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं फॉर एनी इवेंट है। इवेंट शायद बाहर था या इंडिया में था वो मुझे याद नहीं है। तो अगेन इन्होंने क्या करा था कि अब वो रिइम्बर्समेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो इन्होंने बताया डिडक्शन अलाउ होगी या नहीं होगी। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर था, क्वेश्चन था। आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन चेक करवा रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 3। दिस एमसीक्यू वाज बेस्ड अगेन फ्रॉम डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से आया था। अगेन न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन था आपका, सेक्शन 80 EE से था। यहाँ पे क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे आया था। आपको पता होगा सेक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे क्या आता है आपको सेक्शन 80EE भी था, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के ऊपर आपका था कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगेंस्ट वहाँ पे शायद 50,000 मैक्सिमम था, बट 80EE जो आया था वो मैक्सिमम डिडक्शन आपको देता है 1,50,000 की, बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी। दैट द लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस पर्पस के लिए, फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, उसकी जो एसडीवी होनी चाहिए ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट हैज टू बी अप टू ₹45 lakhs, एंड द लोन्स शैल बी सैंक्शनड बिटवीन 1 April 2019 to 31 March 2021। डन।
and the assessee does not own any residential property on the date of sanction of loan. So first of the loan should be the first deduction should be claimed under section 24B of house property and the remaining interest deduction under section 80 EEA. तो इन्होंने इसके बेस पे इन्होंने पूछा था कि भाई इंटरेस्ट डिडक्शन बता दो कितनी होगी. आई गेस 80,000 90,000 की डिडक्शन थी, तो अगेन दैट वाज एलिजिबल फॉर सेक्शन 80 EEA. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक डिडक्शन भी यहाँ पे टेस्ट हो गई थी. डन सर. सर नेक्स्ट आपका जो आपका सेक्शन है या फिर आपका जो एमसीक्यू बहुत सिंपल था. आपका कहाँ से आया था? असेसमेंट वाले पार्ट से आया था, टाइम लिमिट्स वाले पोर्शन से आया था. सो दिस वाज एमसीक्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153. As per section 153(4), where reference has been made to a transfer pricing officer TPO under section 92 CA, then all the time limits for completion of assessment under section 153 shall be increased by 12 months. तो हमारा जो एमसीक्यू पूछा था, इन्होंने पूछा था इंक्रीज बाय 12 मंथ्स. वहाँ पे वैसे ईयर लिखे थे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो वहाँ पे 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, तो आपका 1 ईयर वाला ऑप्शन वाज द राइट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू जो था आपका था प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AE. प्रिजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर कैसे निकाली जाती है. अगेन ये जो आपका एमसीक्यू है वो सिमिलर है, मतलब मैं नहीं कहूँगा सेम है, बट सिमिलर टू केस सिनेरियो नंबर 3.3 ऑफ ICAI एमसीक्यू बुकलेट. सेम नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलर है. मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम फिगर्स वगैरह से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लें. अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ से मिलता जुलता था. 2 नंबर का एमसीक्यू था, अगेन पूरा एक पेज भर दिया था इन्होंने 2 नंबर का एमसीक्यू निकालने के लिए. अगेन हम चेक करते हैं क्या इन्होंने पूछा यहाँ पे. द डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स ओन बाय मेसर्स LM एंड कंपनी है. अगेन आप केस नंबर 3 अपनी बुकलेट में रेफर कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक स्नैपशॉट लेके आया हूँ किसका, क्वेश्चन का. पूरा जो डिटेल केस सिनेरियो है आप बिल्कुल अपना केस सिनेरियो नंबर 3 रेफर करिए अपनी ICAI MCQ बुकलेट का. तो हम यहाँ पे फिगर्स में खेलते हैं क्या कहना चाह रहा है. व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय LM एंड for the assessment year, assuming that the firm wishes to make maximum tax savings without getting its books of accounts audited. तो इन्होंने क्या करा, मैक्सिमम टैक्स सेविंग बता दो. अगेन 44A के अंदर क्या होता है, अगर हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स 10 होने चाहिए ड्यूरिंग द ईयर. 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अगर मैं देखूँ यहाँ पे ट्रक्स के मेरे कितने हैं, 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 एंड 2 10. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स हमारे 10 आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है. इन्होंने डेट ऑफ परचेज वगैरह दे रखी है. अब इसमें जो हमें चीज़ चेक करनी है, 2 कंडीशन होती हैं. एक तो आपका क्या होता है, जो आपके नॉर्मल ट्रक्स होते हैं आपका 7500 पर मंथ और दी पार्ट ऑफ द मंथ पर ट्रक वाली आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होती है. बट इन्होंने एक और चीज़ बोली है, जो आपके हैवी वेट्स होते हैं, हैवी वेट्स व्हीकल होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम 1000 पर टन करते हैं. पर टन पर मंथ वाली हम चीज़ करते हैं, पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ हम करते हैं किसके लिए, हैवी व्हीकल वेट्स के लिए आपके लिए करते हैं. और हैवी व्हीकल वेट क्या होता है, हैवी व्हीकल वेट जो आपके हैवी ट्रक्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जिनका आपका जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है दैट इज मोर देन 12,000 kgs या फिर मोर देन 12 टन्स. 12 टन्स इज इक्वल टू 12,000 kgs. तो यहाँ पे देख लो भाई 12,000 kg से ऊपर का कौन सा ट्रक है. सर मुझे तो सिर्फ एक ही ट्रक दिख रहा है जो कि लास्ट वाला है 13,000 टन 13,000 kgs वाला. तो यही हमारा हैवी व्हीकल वेट है, हैवी व्हीकल ट्रक है. इसके ऊपर ही मैं 1000 पर टन वाली लिमिट लगाऊंगा. और बाकी सारे जो हमारे 1 to 5 वाले ट्रक हैं इनके ऊपर 7500 पर मंथ वाली लिमिट लगेगी. सर डन. अगर मैं देखूं ऊपर के पांचों पे 7500 की लिमिट लगेगी. अब सर यहाँ पे डेट ऑफ परचेज है, डेट ऑफ पुट टू यूज है. अगेन इस वाले सेक्शन 44AE के अंदर मेरी डेट ऑफ पुट टू यूज, मेरी डेट ऑफ पुट टू यूज कोई लेना देना ही नहीं है. सारी डेट ऑफ पुट टू यूज बेकार हैं, इन्हें कृपया करके आप कांटा मार दीजिए. मेरी जो रेलिवेंट है दैट इज ओनली डेट ऑफ परचेज ही रेलिवेंट है. डेट ऑफ परचेज के अंदर हम क्या देखेंगे, सर इन्होंने क्या करा 28 मई को परचेज करा. अच्छा 28 मई को परचेज करा, नंबर ऑफ मंथ्स निकालो कितने हो गए. नंबर ऑफ मंथ्स अगर मैं देखूं 11 हो गए, क्योंकि पार्ट ऑफ मंथ को भी हमें क्या कंसिडर करना है, फुल मंथ कंसिडर करना है. मई का पूरा हो गया मतलब अप्रैल का छोड़ दो, बाकी 11 मंथ्स बचे. अब 11 मंथ्स है और कितने ट्रक्स हैं, 3 ट्रक्स है. तो टोटल अगर मैं देखूं मंथ्स कितने हो गए, 33 मंथ्स हो गए ना. 11 मंथ्स इंटू 3 मतलब ट्रक्स, तो 33 मंथ्स की इफेक्टिवली प्रेजेंटेबल इनकम निकालनी. इसको 7500 से हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे, हम सबका निकाल लेते हैं, हम टोटल ट्रक मंथ्स निकाल लेते हैं. 11 इसका हो गया, इसका 3 से मल्टीप्लाई 33 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट वाले का देखते हैं 31 जुलाई. इसके कितने मंथ्स हो गए आपके, अगर मैं देखूँ जुलाई वाला भी इंक्लूड होगा दैट इज 9 मंथ्स हो गए. एंड ट्रक्स कितने 2 मतलब 18 हो गए. तो 33 में 18 और ऐड कर दो दैट इज 51. ठीक है,
अब यहाँ पे 17 अगस्त है, इसके कितने मंथ्स हो गए आपके, इसके मंथ्स हो गए 8 मंथ्स हो गए। एंड ट्रक तो एक ही है, तो ट्रक एक ही है, तो आपका 8 × 1 क्या आया, आपका 8 ही आया। तो 8 ऐड कर दो 51 के अंदर, दैट इज 59। नाउ 30 सितंबर कितने मंथ्स हो गए, सितंबर का इंक्लूड होगा, कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स इंटू 1 क्या आया, 7। 59 में 7 ऐड करो, क्या आया, 66। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है आपका 11th ऑफ नवंबर। 11th ऑफ नवंबर इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। नवंबर कितने मंथ्स हो गए आपके, मंथ्स हो गए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। और कितने ट्रक्स, एक ट्रक, तो 5, 5 × 1 5 ऐड कर दो, कितना आया 71 मंथ। 66 में 5 ऐड करा, 71 ट्रक्स मंथ्स हो गए। मतलब 71 मंथ्स की मुझे क्या निकालनी, प्रेजेंटिव इनकम। इसको ठोको 7500 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5,32,500। 5,32,500। लास्ट वाले में हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले में हम देख लेंगे 13,000 क्या है आपका, आपका क्या 13,000 केजीज है। टन में निकालो, मतलब ये आपका हो गया 13 टन हो गया। 13 टन हो गया। और मेरी प्रेजेंटिव इनकम कैसे निकलती है, 13 टन हो गया, 1000 पर टन और पार्ट ऑफ द मंथ ऐसे निकलती है पर ट्रक। तो आपका क्या हुआ 13 टन हुआ, मतलब 13 टन मल्टीप्लाई बाय 1000 पर टन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 31 दिसंबर। दिसंबर का पूरा महीना इंक्लूड होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ भी इंक्लूड होता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। कितना आ गया 26,000 से 4 महीने मल्टीप्लाई 1,04,000 ऐड करो, क्या आया टोटल 5,32,500 में 1,04,000 ऐड करो, 6,36,500। तो इसका आंसर 6,36,500 आएगा। जो मैं क्वेश्चन दिया था एग्जाम में उसका आंसर 6,36,500 आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके मैंने लिए 4,36,500 लिखा है, मतलब यहाँ पे टिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर केस सिनेरियो जब आप देखोगे, मैंने आपके लिए पूरा केस सिनेरियो नहीं लगाया, उसके अंदर 2 डिडक्शंस दे रखी है इन्होंने। कौन कौन सी दे रखी है, कौन कौन सी आपकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी दे रखी है, और इन्होंने दे रखा है, इन्होंने एक और चीज दे रखी है, पार्टनर रेम्युनरेशन। तो वो दोनों चीजें और लेस होंगी, वो अराउंड टोटल 2 लाख की आ रही है। 2 लाख और लेस आप इसमें से करोगे तो आपका आएगा 4,36,500। एग्जाम में ये नहीं दिया था, एग्जाम में सिर्फ बी वाला पार्ट पे हमें कमेंट करना था, जो कि 6,36,500 का। अगेन फिगर्स आर डिफरेंट बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम एंड सिमिलर। इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने 2 नंबर का एमसीक्यू चेक करा था। डन सर। सर एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, दिस एमसीक्यू वाज बेस्ड ऑन सेक्शन 15 वीटी टनेज टैक्सेशन। पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ता होगा शायद ये, अगर मैं भी देखूं तो मैंने भी शायद ये सिर्फ आपकी एमसीक्यू बुकलेट के अंदर चीज देखी थी, और ये एक ही क्वेश्चन था, इन्होंने वही एग्जाम में पूछ लिया 2 नंबर का फिर से अगेन। इट इज सिमिलर टू केस सिनेरियो नंबर 23.4 ऑफ आईसीए एमसीक्यू बुकलेट। मैंने आपके लिए यहाँ पे स्नैपशॉट लगा दिया है किस चीज का, कुछ कुछ रेलेवेंट फिगर्स हैं वो। क्या कहना चाह रहा है, व्हाट वुड बी द टैक्सेबल अमाउंट अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 15 वीटी सबसेक्शन 5 if BMT shipping company has transferred 15 lakh to tonnage taxation reserve account during previous year 2021, if yes what is the taxable amount। so सर हमें देखना होता है जो आपका क्या होता है टनेज टैक्सेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है। सर दैट इज 20% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 जेबी। ये कौन सा है सर, आपका मैट वाला ही सेक्शन है, 115 जेबी आपका है मैट का ही है। उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें क्या दिया गया है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन दी गई है, आपको वही बुक प्रॉफिट पकड़ना है, उसका 20% लगाना है। इन्होंने दिया है 100 CR है आपका क्या है बुक प्रॉफिट, इसका 20% मतलब हमें क्या करना है 20 लाख रुपए हमें टर्निश टैक्सेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं। बट इन्होंने करे कितने हैं 15 लाख। ओहो 20 लाख माइनस 15 मतलब इन्होंने 5 लाख कम करा है। इसका परसेंटेज निकालो 20 लाख का, 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, इसका परसेंटेज निकला मतलब 25% इन्होंने कम करा है। अगर इन्होंने 25% कम ट्रांसफर करा है टर्निश टैक्सेशन रिजर्व के अकाउंट के अंदर, तो 25% की इनकी क्या होगी, इनकम टैक्सेबल करनी पड़ेगी, एक्सेस इनकम टैक्सेबल करनी पड़ेगी। अब इनकी कितनी है इनकम, अगर हम देखें कोर एक्टिविटीज से 70 लाख है और इंसिडेंटल एक्टिविटीज से 14 लाख है, टोटल मारो दोनों का 70 + 14 मतलब 84 लाख। मतलब इसकी मुझे और एक्स्ट्रा इनकम इनकी क्या करनी पड़ेगी, टैक्सेबल करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने टनेज टैक्सेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर कम अमाउंट ट्रांसफर करा है। इसका निकालो 25%, 21 लाख रुपीज। आंसर 21 लाख रुपीज आ गया है 23.4। तो अगेन आंसर ये 21 लाख मैंने आपसे मैच करवाया, बट अगेन मेरा यहाँ पे आंसर आपको मैच वेरीफाई करवाना है ही नहीं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा आपको वेरीफाई करवाने का क्या पर्पस है, यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू इन्होंने पूछे। इन्होंने सेक्शन 15 वीटी पे हमें चेक कर लिया, जो कि पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ता होगा। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इनका, कहाँ पे, एमसीक्यू बुकलेट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यू पूछा 2 नंबर का एमसीक्यू, सर 2 नंबर का एमसीक्यू।
सर नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जो था वो था आपका, दिस इज सिमिलर टू अगेन केस सिनेरियो नंबर 19 ऑफ आईसीएमसी की बुकलेट। इट वाज बेस्ड ऑन कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी इनकम। यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये प्रोपोर्शनेट इनकम कैलकुलेशन कराते हैं और एक आध डिडक्शन के इन्होंने पॉइंट पूछे थे। अगेन जो था बहुत ज्यादा दिमाग खराब करा इस एमसीक्यू ने। यहाँ पे जो दिया गया एमसीक्यू ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में थोड़ा सिंपल आया था, बट अगेन 2-3 आवर्स के अंदर ये वाला एमसीक्यू ने थोड़ा सिंपल करके पूछा था, बट अगेन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ ये है क्या एमसीक्यू। पूरा केस सिनेरियो आप क्या करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे एक बार रीड करिए। पॉज कर लिया, स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है सर, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आंसर निकालेंगे। इसमें इन्होंने क्या करा था, 2 एमसीक्यू पूछे थे। यहाँ पे मैंने भी आपके लिए 2 लगाए हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा था, एक तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स वाला पूछा था, बताओ कैपिटल गेन की कितनी इनकम होगी, और इन्होंने पूछा था पीजीबीपी की इनकम बताओ क्या होगी। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, कैपिटल गेन की नेक्स्ट ईयर की इनकम भी निकलवाई है जो कि एग्जाम में नहीं पूछी थी। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक ही असेसमेंट ईयर दिया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन करवाई है इन्होंने, कैपिटल गेन्स की और पीजीबीपी की। हमें 2 ईयर की नहीं करनी थी, हमें सिर्फ 1 ही साल की करनी थी एग्जाम के अंदर। तो मैंने आपके लिए सिर्फ वही चीजें रेलिवेंट लगा दी हैं। पीजीबीपी इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, वो हम ठीक है कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। क्वेश्चन देखने क्या कहना चाह रहे हैं, कैपिटल गेन निकालो फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आप सबको पता ही है, मैं आपको एमसीक्यू मतलब यही पूरा केस में पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारा कैपिटल सेट जब भी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो आपका कैपिटल गेन कब आपका टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। आप सबको पता ही है, सेक्शन 45 की एक्सेप्शन वाली सीरीज चलती है ये। ठीक है सर, डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक इन ट्रेड जब सोल्ड होगा वो तो आपका पीजीपी इनकम में आ ही जाएगा। तो अगेन हम देखते हैं मिल्का नहीं मल्लिका, मल्लिका यार क्या बात कर रहे हो। मल्लिका ने क्या करा है, लैंड परचेज करी पुणे में एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 लाख इन दिसंबर 2008, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या करा, एज अ कैपिटल सेट परचेज करी टिल 30 सितंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, अपना रियल एस्टेट बिजनेस चालू करा 1 अक्टूबर को, और इसी दिन पे इन्होंने क्या कर ली, कन्वर्ट कर ली लैंड को स्टॉक इन ट्रेड पे। सर इसी दिन इन्होंने कन्वर्ट कर ली लैंड को स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, जब भी मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगा मतलब मुझे 1 अप्रैल 2019 दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 तक ही इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद में इंडेक्सेशन लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद तो वो स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो गई। कैपिटल सेट तो सिर्फ 1 अक्टूबर 2019 तक रही है ना, उसके बाद तो वो क्या हो गई है, आपकी स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इन्होंने क्या करा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 300 लाख, तो ऑब्वियसली जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या मान लेंगे, डीम पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। सेक्शन 28 आई गेस क्लॉज जो है आपका 6A है, सेक्शन 28 क्लॉज 6A के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, डीम पीजीबीपी इनकम कितनी, 300 लाख रुपए। और आपका क्या होगा, 300 लाख क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, 300 लाख कैसे इनकम हो जाएगी। आपका क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 300 लाख है, फुल वैल्यू ऑफ आपकी कंसिडरेशन 300 लाख है, क्योंकि आपकी कैपिटल सेट ना उल्टा बोल दिया मैंने पहले, ठीक है। आपको की कैपिटल सेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, और आपका स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल सेट में कन्वर्ट होता है तब 300 लाख आपकी 28 क्लॉज 6A के अंदर क्या बन जाता है, आपका पीजीपी इनकम बन जाती है। बट यहाँ पे उल्टा केस हो गया, तो यहाँ पे क्या उल्टा केस, कैपिटल सेट आपकी कन्वर्ट हो रही है स्टॉक इन ट्रेड, तो फुल वैल्यू आपकी कंसिडरेशन आ गई है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 300 लाख आ गई है। तो जितनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी उतनी आपकी क्या है, कॉस्ट आएगी किसकी, पीएनएल के अंदर डेबिट होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो बढ़ाओ सर, आगे क्या कहना चाह रहा है। शी कंस्ट्रक्टेड 20 अपार्टमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताई 15 लाख की बताई है, शी सोल्ड 40 लाख कितने, जनवरी 2021, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या करना है, कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन के लिए अगर हम देखें तो हमारी 50 लाख की क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। पहले देखो 300 लाख की हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई 300 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 50 लाख है। इंडेक्सेशन लगाओ, इंडेक्सेशन ये हमने परचेज कब किया, दिसंबर 2008, मतलब 8-9 का इंडेक्सेशन क्या है, 8-9 का इंडेक्सेशन, 8-9 का इंडेक्सेशन 137 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 20-21 के इंडेक्सेशन से, किसके सर, 19-20 के इंडेक्सेशन से, 19-20 के इंडेक्सेशन से। कब, क्योंकि ये क्या हुआ था, आपका जो हुआ था 1 अक्टूबर 2019 को कन्वर्ट हुई थी, तो 19-20 के इंडेक्सेशन पे मुझे लगाना पड़ेगा। 19-20 का इंडेक्सेशन हो गया आपका 289, मैं देखता हूँ तो 105.47 समथिंग मेरी हमारी क्या रही, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है, माइनस करो कैपिटल गेन आया 194.53 समथिंग आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कितनी हमारा है कैपिटल गेन आया है, अब कैपिटल गेन तो मेरा पूरा आ गया, कितनी बिल्डिंग्स पे आ गया, मेरा 20 अपार्टमेंट पे आ गया, ये कहने के लिए मेरा पूरा लैंड पे आया है। अब मैं देखूँ उस लैंड में से मैंने उसके 20 टुकड़े करे, 20 अपार्टमेंट बनाए, और उसमें से मैंने कितने बेचे, 14 अपार्टमेंट बेचे, मतलब 6 अपार्टमेंट अभी मैंने बेचे नहीं, तो स्टॉक इन ट्रेड मेरा कितना सोल्ड हुआ 14। तो अगर देखूँ मैं 20 से डिवाइड करूंगा इंटू 14 करूंगा, अगर मैं देखूँ तो मेरा कैपिटल गेन आया 136.17,
प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन हम निकालते हैं, वो हमारा 136.17। उसमें से हम क्या करेंगे, डिडक्शन। सर सेक्शन 54 EC की डिडक्शन तो दे दो। उन्होंने क्या करा 20, और वो भी कब तक देते हैं, 6 मंथ तक आपको इन्वेस्ट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। यहाँ पे कराई इन्होंने फरवरी तक हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। तो फरवरी से 6 मंथ देख लो क्या आता है, फरवरी से 6 मंथ आपका आता है 31 आपका अगस्त, 31 अगस्त 2021 तक आप देख लो कितनी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट करी होगी, बट मैक्सिमम 50 लाख की आपको डिडक्शन मिल सकती है सेक्शन 54 EC के अंदर। तो 20 लाख इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है NHAI के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 लाख इन्होंने RECCL के अंदर करी है 30 जून तक, और 10 लाख इन्होंने 30, ये तो आउट हो गई। तो 20 और 20 40, 40 की डिडक्शन दे दी। आंसर आएगा 96 लाख.16, मतलब इस ऐसे ही कुछ आंसर आएगा आपका 96 लाख। जब 96.16788, देखो मेरा तो फिगर टू फिगर मैच हो गया मेरा तो आंसर, क्या बात। आपका भी हो जाएगा सर, वर्क हार्ड। तो अगेन पहला पार्ट ये था 2 नंबर का। सर देखो 2 नंबर का कैलकुलेशन जान ले ली इन्होंने सर, बिल्कुल कहीं पे कोई बच्चा मिस कर गया, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है सर, नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में क्या है, अगेन हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कैपिटल गेन और पीजीपी इनकम निकलवा रहा है। सर मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैंने देखा था 300 लैक्स मेरी क्या आ गई थी, मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई थी। तो मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी मेरी, किसके लिए आ जाएगी, पीजीपी के लिए 300 की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 300 ही मेरे पीएनएल में डेबिट हो गया। ठीक है, और मैंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, 20 अपार्टमेंट बनाए हैं 15-15 लाख के ईच। तो 20 अपार्टमेंट मल्टीप्लाई 15 लाख, मतलब 300 लाख का और खर्चा आया। ठीक है, 300 लाख और डेबिट हो गया पीएनएल, मतलब 600 लाख ऑलरेडी मेरा डेबिट हो चुका है। बेचे कितने, 14 अपार्टमेंट बेचे हैं, कितने के, 40-40 लाख के, मतलब 14 × 40 मतलब 560 लाख का आपने बेच दिया माल, 40 लाख। ठीक है, लेस बेचे, और क्या बचा, मतलब 6 अपार्टमेंट। अब मेरी क्लोजिंग स्टॉक आएगी, 6 अपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी, अगर मैं देखूँ 15 लाख की कॉस्ट है वो तो आएगी क्लोजिंग स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी क्या कॉस्ट आएगी, 300 लाख का मेरा क्या हुआ था कॉस्ट ऑफ लैंड, वो कितने अपार्टमेंट्स में बटी, 20 अपार्टमेंट में। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 6 अपार्टमेंट का। तो सर ये भी आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये भी आ गया मेरा 15 इंटू। तो अगेन मैं देखूँ मेरा 140 की पीजीपी इनकम आ गई फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 2021। यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे हटा दिया क्योंकि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, तो मैंने आपके लिए हटा दिया। आप अपनी केस नंबर 19 चेक कर सकते हैं अपनी एमसीक्यू बुकलेट से। इसका जो 19.2 है मैंने आपके लिए यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, बट अपनी एमसीक्यू बुकलेट में चेक कर सकते हैं। 19.2 में 140 लाख की पीजीपी इनकम आ जाएगी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा आ रहा है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट 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 आपका प्रीवियस ईयर है, दैट इज नेक्स्ट आपका असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। क्या करा इन्होंने अगले साल। अब देखो मेरी जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक आया था वो कैसा आया था, 15 लाख इंटू 6। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज था, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, कॉस्ट जो हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमारा 300 लाख का कॉस्ट ऑफ लैंड था, वो हमने 20 अपार्टमेंट बांटा इंटू 6, तो 90 लाख के तुम्हारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ लैंड। तो टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 180। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया 180, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या करा, हमने बेचा, बेचे कितने बेचे, 40 लाख का एक अपार्टमेंट, मतलब 6 अपार्टमेंट बेचे, मतलब 240 लाख की हमने सेल कर दी। 240 लाख की सेल, देखा जाए तो मोटा 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 क्या पूरा एग्जैक्ट मेरा 60 लाख की पीजीपी इनकम आ गई। तो उन्होंने वही पूछा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, उन्होंने बताया पीजीपी इनकम 60 लाख आई। ओहो, दोनों आंसर में 60 है। तो अगेन हमें ये क्या करवाना चाह रहा है, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, तभी हमारा आंसर सही निकलेगा। तो पीजीपी इनकम तो बहुत सिंपल था, 60 लाख सबने निकाल दिया होगा। अब ना हम देखते हैं कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। तो कैपिटल गेन अगर आपको पता ही है, अगर हम देखते हैं वही कैपिटल गेन तो सब सेम वैसे निकलना है, 300 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे 50 लाख डिवाइड बाय 137 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आपका 289, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 105.47 समथिंग आया, दोनों माइनस करो, कैपिटल गेन 194.53 आया। अगर आपको पता हो इसका प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन हम ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं इन द असेसमेंट ईयर 21-22। कैसे, हमने 14 अपार्टमेंट्स पहले ही साल में बेच दिए थे, पहले ही साल मतलब 14। अब मुझे देखो प्रोपोर्शनेट अगर मैं देखूँ असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर, मैं सिर्फ आपके 6 अपार्टमेंट टैक्स करूंगा, दैट इज 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 6, तो आपको कैपिटल गेन आएगा दैट इज 58.35। और मुझे क्या करना है, मुझे डिडक्शन लेनी है 54 EC की, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ₹50 लाख। 40 की मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब 10 लाख की और ले लो। 10 लाख का हम ले लेते हैं REFC का, RECL का हम ले लेते हैं डिडक्शन, तो 10 माइनस और कर दो, आंसर इज
48.35766 48.357। बताओ यार, मेरा तो आंसर फिगर टू फिगर मैच हो गया। आपका कैसे नहीं होगा सर? होगा, वर्क हार्ड। सर ये बहुत सिंपल था आपका, मतलब कहने के लिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ बहुत सिंपल, पर सर एग्जाम में जो था ना, बट एग्जाम में बस दिमाग खराब हो गया सर। इतना ज़्यादा लेंदी था, इतना लेंदी पेपर था। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी, एमसीक्यू भी, दो दो नंबर के एमसीक्यू पूरे पूरे पेज भर भर के पूछे इन्होंने। अगेन मैं तो ये कहूँगा कि जो एमसीक्यू वाला पेपर था उसे डिस्क्रिप्टिव के इक्वलेंट हम कंपेयर कर सकते थे, ऐसा पेपर बनाया था इन्होंने। अगेन इसी के अंदर इन्होंने क्या पूछा, एक डिडक्शन वाला स्मॉल सा पूछा। अगेन इसी के अंदर क्या है, देयर वाज अनदर एमसीक्यू इन दिस केस सिनेरियो फॉर मल्टीपल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड 80D। अगेन वही होता है आपका, क्या लाइफ एलआईसी वाला एक डिडक्शन थी, और एक आपकी क्या थी, प्रीमियम वगैरह की डिडक्शन थी। अगेन 25-50 हज़ार वाली एक आपकी, एक दो डिडक्शन इन्होंने और डाली हुई थी यहाँ पे इस केस सिनेरियो के अंदर ही। यहाँ पे यहीं पे इन्होंने एक दो लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर दी थी इस वाले पेन वैन के अंदर ना, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक दो डिडक्शन अपने पास से थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था इस केस सिनेरियो में। तो अगेन दैट वाज क्वाइट मैनेजेबल अगेन, बट इट वाज वेरी लेंथी। ठीक है। अगेन आपका जो एमसीक्यू आया दैट वाज ऑन पेनल्टी वाले चैप्टर से आया है। कौन से सेक्शन से आया? 271AA से आया। क्या है? 100% पेनल्टी है फॉर फॉल्स एंट्री और ओमिशन ऑफ एन एंट्री विच इज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू इवेट टैक्स लायबिलिटी। आई गेस हमारा अमेंडमेंट वाला पोर्शन भी था। फॉर फाइनेंस एक्ट 2020 हमारा जो आया था, फॉर असेसमेंट या 21-22, तो वो अमेंडमेंट वाले पार्ट से हमारा ये वाला कवर हो गया था। 100% पेनल्टी। डन सर। सर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नेक्स्ट जो हमारा था वो था आपका सेक्शन 132 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ फॉर सर्च एंड सीजर। मतलब आपका असेसमेंट वाले पार्ट से इन्होंने पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो पूछा। वैसे केस सिनेरियो तो आपका 4-5 लाइन का ही था ये। मेजरली हमें क्या था इसमें, हमें हमें जो थे यहाँ पे केस सिनेरियो पे फोकस करना था। सर मूविंग ऑन, फर्स्ट वाला केस सिनेरियो तो आपका था, search can be authorized if the income tax authority has reasons to believe that the assessee failed to produce or will not produce such books of accounts or documents or any other person in the possession of money, jewelry or any other valuable articles and such and which has not been disclosed or would not be disclosed for the purpose of income tax act। ये तो सिंपल सा आपने पढ़ लिया होगा। However, the reason to believe as recorded by the income tax authority shall not be disclosed to any person or any authority or appellate tribunal but can be disclosed टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर इस पे एक इन्होंने एमसीक्यू पूछा कि भाई बताओ रीजन टू बिलीव किसको डिस्क्लोज करें किसको नहीं करें। तो ऑब्वियसली इन्होंने बताया किसी पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करना है, बट हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है। तो एक दो नंबर के एमसीक्यू इस पे था। नेक्स्ट आपका आया सेक्शन 132(9)(b) ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च within 60 days from the date of conclusion of the search party may provisionally attach any property belonging to assessee। However, before doing so, reasons shall be recorded in writing and interest of revenue shall be involved। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे कुछ नहीं था सर। यहाँ पे जो डेज वाली चीज थी ना, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने डेज चेक करे हमारे। यहाँ पे क्या हमें विद इन 60 डेज याद है या नहीं है? तो आंसर वॉज अगेन इन्होंने क्या 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। ये चार फिगर थी इनके पास पूरे एग्जाम में, इसको ही घुमाते रह गए हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब देख लो आपको कौन सी याद है, कहीं पे 30 लग रहा है, कहीं 60 लग रहा है, कभी 1 ईयर लग रहा है। ये बस यही चेक करते रह गए पूरे एग्जाम के अंदर। ऐसी लॉ वाले एग्जाम में हुआ था। तो यहाँ पे 60 डेज वॉज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका जो है, एज पर फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 132(b) एसएससी मेक्स एन एप्लीकेशन, फिर 30 डेज। अगेन पूरा मुझे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आंसर 30 डेज पर ही था, फिर लिख गए। इन्होंने क्या करा, पूरा लिखा, लास्ट में पूछ लिया कि 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 90 डेज, बता दो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगेन आंसर वो 30 डेज में, बट मैं आपके लिए पूरा पढ़ देता हूँ। Assessee makes an application within 30 days from the end of the month in which the asset was seized and explains the nature and source of acquiring such asset to the satisfaction of the AO. Then such asset can be released to the assessee with the prior approval of the CCIT after adjusting any existing tax liability of the assessee. Such release shall be within 120 days from the date of conclusion completed, that is completed of search under section 132। सर ये 120 डेज वाली चीज मैंने लिख दी है। दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एमसीक्यू। जो एमसीक्यू था दैट वाज ओनली फॉर 30 डेज। इस वाली टाइम लिमिट के लिए 2 नंबर थे, और यहाँ पे ऊपर 60 डेज के लिए 2 नंबर थे। 2 और 2 4 बहुत नंबर है। जो आपका सेक्शन 1 नेक्स्ट है आपका सेक्शन 153C। मैं तो बीवी सर से लिया। बीवी सर क्या बोलते हैं, मामा का असेसमेंट। सेक्शन 153C क्या होता है, मामा का असेसमेंट। क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ 6 to 10 years एंड करंट ईयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन क्या होता है 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सर्च इज कंप्लीटेड। ये सबको पता ही होता है। नेक्स्ट एक और चीज क्या होती है, और 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द असेट्स हैंडेड ओवर टू द एओ हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर अदर पर्सन व्हिचएवर इज लेटर। तो इन्होंने यहाँ पे यही चीज पूछ ली। इन्होंने इसी टाइम लिमिट के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, 2 नंबर का एमसीक्यू चेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना था, ये वाली चीज चेक करनी थी 12 months
from the end of the year in which the search is completed, or 12 months from the end of the year in which the books of accounts or the assets has been handed over to the AO having jurisdiction over other person whichever is later. सर कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एमसीक्यू तो आपका सेक्शन 254 अपील वाले चैप्टर से रिलेटेड है. आईटेट कैन रेक्टिफाई इट्स ऑर्डर इफ देयर इज अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which the original order was passed. It can be rectified on own motion or an application made by the assessee. तो अभी यहाँ पे 6 months की टाइम लिमिट के लिए 2 नंबर थे आपके लिए. That was pretty simple. नेक्स्ट एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू जो आपका आया है दैट वाज इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन आईटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है. इन्होंने क्या पूछा है? assessee can make an application to ITSC only if the following conditions are satisfied. Assessment of the assessee shall be pending on under section 143 subsection 3, 144, 147, 153. जो हमारे केस में 153A के अंदर हो रहा था, केस पूरा का पूरा रेट के ऊपर ही था. एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे क्या था अभी खेल तो गया, मैं भी आपको बता रहा हूँ. ऑफ द इनकम डिस्क्लोज इन एप्लीकेशन शैल बी मोर देन ₹50 लाख इन रेट केसेस एंड ₹10 लाख इन अदर केसेस. यहाँ पे रेट वाला केसेस था तो ऑब्वियसली 50 लाख वाली लिमिट लगनी थी. अगर इन्होंने 4 केसेस बनाए, 2 में 50-50 लिखा, 2 में 10-10 लिखा. ठीक है. अब 2 में जो 50 लिखा उसमें क्या लिखा? एक में इन्होंने लिखा कि एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स है या फिर एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम है. मतलब इन्होंने क्या करा, एक में लिखा ये 50 लाख है, तो ये टैक्स अमाउंट है या फिर ये इनकम है. सर ये टैक्स अमाउंट है, इनकम नहीं है. तो अगेन 2 में 50-50, 2 में 10-10, और जो 2 50 थे उसके अंदर भी इन्होंने लिखा कि भाई एक के अंदर टैक्स अमाउंट, एक के अंदर लिखा कि भाई टैक्सेबल इनकम. तो अब देख लो इनकम वाला आंसर सही है या अमाउंट वाला सही है, या 10 लाख वाला सही है, 50 लाख वाला सही है. आंसर 50 लाख वाला था और कौन सा था? टैक्स अमाउंट वाला था. टैक्स इनकम वाला गलत था. तो 2 नंबर का एमसीक्यू इन्होंने फिर घुमा दिया. सर पूरा डीटी का पेपर ही घुमा दिया इन्होंने, पूरा पेपर लेंथी कर दिया, बहुत ही ज्यादा इन्होंने दिमाग खराब करा लॉ के एमसीक्यूज ने और डीटी के एमसीक्यूज ने. सो सर दिस वाज फ्रॉम माय साइड. ये पूरे एमसीक्यूज थे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड डेफिनेटली कमेंट भी करते रहिए सर. And definitely enjoy and best of luck all the future chartered accountants for your upcoming examinations and as well as for your results. And enjoy with me. Best of luck. Stay connected, stay ahead, as well as keep liking my videos and stay motivated. Work hard. All the best of luck, guys, for your future. Tata. Bye bye. Enjoy.